जाति, धर्म और लैंगिक मसले, यानी जाति, धर्म और लिंग भेद। जाति और धर्म के अनुसार लिंग भेद किस प्रकार से होता है? सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे। जैसा कि हमने पिछली बार देखा कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती, लेकिन राजनीति में सामाजिक असमानता की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। इस अध्याय में हम विचार करेंगे कि भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली जो 3 सामाजिक असमानताएं हैं उस पर गौर करेंगे। ये हैं लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं। ये असमानताएं कैसी हैं और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। हम इस देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियाँ लोकतंत्र के लिए लाभकर हैं या नुकसानदेह। लैंगिक मसले और राजनीति, यानी राजनीति में लैंगिक मसले किस प्रकार काम करते हैं। अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता से करते हैं। सामाजिक असमानता का यह रूप में हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या ये कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। यानी लैंगिक असमानता है उसको स्वाभाविक तौर पर और प्राकृतिक रूप से अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष को जैविक बनावट से नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित जो रूढ़ियाँ हैं या जो इनकी छवि बन गई है, जो कि वर्षों से चली आ रही हैं, और जो तयशुदा एक सामाजिक भूमिकाएं बन गई हैं, उसके आधार पर लिंग भेद किया जाता है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में विभाजन भी इनका अलग अलग होता है। जैसे लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बिठाई जाती है, औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है, ये उनके मन में बिठा दिया जाता है। इसी प्रकार यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम का लैंगिक विभाजन भी झलकता है। औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज जैसे खाना बनाना, सफाई करना आदि करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों का जिम्मेदारी है। पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम न करती हो ऐसा भी नहीं है। गाँव में स्त्रियाँ पानी और जलावन जुटाने के लिए खेत और खटने तक का भी काम करती हैं। यानी बाहर का काम हालांकि उनको औरतों को दे दिया जाता है, लेकिन वो भी उनका एक जो कि प्राचीन काल से रूढ़ियाँ चली आ रही हैं या उनके तयशुदा जो काम होते हैं वही दिया जाता है उनको। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही होती है और मध्यम वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही होती है। सच्चाई यह है कि अधिकांश महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती है, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उनका श्रेय उनको नहीं मिलता। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा ये हुआ कि औरत तो घर की 4 दीवारी में सिमट के रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में इसकी भूमिका नगण्य है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को सार्वजनिक मामलों में सामाजिक भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और संवैधानिक दर्जों को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इस आंदोलनों को नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। लैंगिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले यह काम महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ही ऊंचा है। हम देखते हैं कि महिलाओं की आदर्श स्त्री की कुछ वानगी किस प्रकार से हैं। टीवी सीरियल निर्माताओं के लिए आदर्श दर्शक
किस प्रकार के होते हैं, फैशन उद्योग के लिए आदर्श सुंदरी किस प्रकार की होती हैं, समाज के लिए आदर्श गृहिणी किस प्रकार की होती हैं। यानी वो एक बहुत सारे काम करती है, झाड़ू, पानी, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, ये बहुत सारे, इसके इतने सारे हाथ, 1 2 3 4 5 10 हाथ बताए गए। यानी बहुत सारे काम एक साथ वो करती है, स्त्री घर के काम बहुत सारे काम करती है, तो वो आदर्श गृहिणी कहलाती है समाज के लिए। इसी प्रकार से फैशन उद्योग के लिए एक आदर्श सुंदरी किस प्रकार की होती हैं, इस फोटो में आप देख सकते हैं। और टीवी सीरियल के लिए आदर्श दर्शक किस प्रकार के होते हैं, वो आप देख सकते हैं इस फोटो में। भावी सास ससुर के लिए आदर्श दुल्हन किस प्रकार की होती हैं, वो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि बहुत सारा दहेज लाए, वहीं इनके लिए आदर्श दुल्हन। और नियोक्ता और पुरुष सहकर्मियों के लिए आदर्श कर्मचारी किस प्रकार के होते हैं, वो आप देख सकते हैं इस फोटो में। यानी हर जगह अपनी धारणाएं हैं, और इस धारणाओं को, ये एक धारणाएं बन गई हैं स्त्रियों के लिए। देश के 6 राज्यों में समय का उपयोग के आधार पर भी सर्वेक्षण किया गया। इससे हमें पता चलता है कि एक औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटे से ज़्यादा काम करती है, जबकि एक मर्द औसतन 6.5 घंटे ही काम करता है। फिर भी पुरुषों द्वारा किया गया काम ही ज़्यादा दिखता है, क्योंकि उसमें आमदनी होती है। औरतें ढेर सारे ऐसे काम करती हैं जिसमें प्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है, लेकिन उसका ज़्यादातर काम घर की चार दीवारी के अंदर होता है। इसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते, इसलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता। विभिन्न सर्वेक्षण में सामने आया कि आमदनी वाले काम पुरुष और महिलाओं में दिन में वो कितना करते हैं कि लगभग 6 घंटे आमदनी वाले काम पुरुष करते हैं और महिला करती है 2.40 यानी 2 घंटे 40 मिनट के। घर के काम पुरुष सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लगाता है, जबकि महिलाएं 5 घंटे करती है। गपबाजी पुरुष 1 घंटा 25 मिनट करते हैं और महिला 1 घंटा और 20 मिनट लगाती है। बिना काम के फुर्सत पुरुष 3 घंटे और 40 मिनट लेते हैं और महिलाएं 3 घंटे 50 मिनट। सोना, अपने शरीर की साफ सफाई, पढ़ना वगैरह पुरुष 12 घंटे 25 मिनट यानी नींद लेना इसमें शामिल है। तो 12 घंटे 25 मिनट पुरुष पड़े रहते हैं, जिसमें महिला सिर्फ और सिर्फ 11 घंटे और 10 मिनट। यानी इस तरह से ये एक 1998-99 भारत सरकार द्वारा किया गया 6 राज्यों में सर्वेक्षण के आधार पर ये सारणी तैयार की गई है। तो आप अपने परिवार में भी समय का उपयोग करने वाला ये सर्वेक्षण कर सकते हैं और परिवार के सभी वयस्क पुरुष और महिलाओं के काम पर एक हफ्ते तक गौर कर सकते हैं। यह दर्ज करते चला कि इन कामों पर आदमी कितना समय देता है। आमदनी वाले काम दफ्तर, दुकान या कारखाने या खेत या कोई भी वो काम होता है। घरेलू काम जिसमें खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पानी लाना, बच्चों बूढ़ों की देखरेख करना वगैरह ये सब काम होता है। पढ़ना और मनोरंजन, गपशप, अपने शरीर की साफ सफाई, आराम करना या सोना। ज़रूरी लगे तो हम नई श्रेणी भी बना सकते हैं। इसमें हर काम जो समय लगता है इसका हफ्ते भर का हिसाब जोड़ ले, फिर उसे 7 से भाग देकर प्रत्येक सदस्य का रोज़ का औसत समय निकाल सकते हैं। क्या आपके परिवार में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं? ये हम देख सकते हैं और करती भी हैं। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, पर वे सभी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। महिलाओं की साक्षरता दर अब भी मात्र 54% है, जो कि पुरुषों में 76%। इस प्रकार स्कूल पास करने वाले लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली और कई जगह पर उनका प्रदर्शन लड़कों से भी बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। इस स्थिति के चलते हम अब भी ऊंची तनख्वाह वाले ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसत एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, पर उसकी ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम से कहा गया कि समान काम के लिए समान वेतन
मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों में समान काम किया हो। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की इच्छा होती है, लड़कियों को जन्म देने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता के पनपते हैं। हमारे देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 914 रह गया है, और साथ लगा जो नक्शा बताता है कि कई जगहों पर अनुपात गिरकर 850 और कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट और अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। हम यहाँ पर विश्व के विभिन्न देशों में महिला सांसद की संख्या प्रतिशत में कितनी है, राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या। तो नॉर्डिक देश जो हैं, नॉर्वे वाले देश जो कि नॉर्वे के आसपास है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 40 से ऊपर हैं। अमेरिका में, जो कि उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, लगभग 25% के आसपास हैं। यूरोप में लगभग 20% ज़्यादा हैं। सहारा मरुस्थल के जो दक्षिणवर्ती देश हैं, वहाँ पर लगभग 20% थोड़ी सी ज़्यादा हैं। एशिया में 20% हैं। पैसिफिक देशों में लगभग 15 के आसपास है। अरब मुल्क में इससे भी कम है, और भारत में तो लगभग 10%, थोड़ी सी ज़्यादा ही हैं। यानी ये हमें बताते हैं कि राजनीति में महिलाओं का किस प्रकार से भागीदारी है, बहुत कम भागीदारी है। हम मानचित्र में ये देख सकते हैं कि ज़िले में स्त्री पुरुषों का अनुपात कितना है। तो इस अनुपात अलग अलग रंगों से हम देख सकते हैं, जहाँ बाल लिंग अनुपात 850 से कम भी है कई प्रांतों में। ये देख सकते हैं कि जहाँ लाल वाले जो हिस्से हैं, यहाँ पर ऊपर देखिए आप, यहाँ पर ये लाल वाले जो हिस्से हैं, यहाँ पर 800 से भी कम है। इसी तरह से बहुत सारे अपन ये इस नक्शे को जब गौर करते हैं तो 800 से कम है, 800 से 849 तक भी हैं, यानी 950 और उससे ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा 950 तो ये हरा जो है वहाँ पर हैं, यानी कहीं 1000 से ज़्यादा तो बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। तो पितृ प्रधान शब्द का क्या अर्थ होता है? शाब्दिक अर्थ पिता का शासन है। इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों के ज़्यादा महत्व और ज़्यादा शक्ति देने के लिए, व्यवस्था के लिए किया जाता है। मम्मी हरदम बाहर वालों से कहती हैं, मैं काम नहीं करती, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, पर मैं देखती हूँ वह लगातार काम करती रहती है। अगर वह जो करती हैं उसे काम नहीं करते तो फिर काम किसे कहते हैं? एक लड़की ये कहती हैं कि मम्मी हरदम बाहर वालों से कहती है, मैं काम नहीं करती, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। अरे काम का जी महिला, तो भी घर पर काम करो, बाहर काम करो, एक ही बात होती है। महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व कितना है? ये कोई छुपी बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उसके साथ समान व्यवहार करने वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवाद समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ा दी जाए। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2009 में 10% पार कर सकी है। राज्यों की विधानसभा में उसका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों से बहुत नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कहीं विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई, पर मंत्रिमंडल पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। यानी मंत्रिमंडल में हमेशा पुरुषों का ही वर्चस्व भारत में रहता है, और संसद भी बहुत ही कम है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर दिया जाए। बाद में पंचायती राज के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। स्थानीय जो सरकारें हैं, यानी पंचायत और नगरीय पालिकाओं में 1/3 पद, राजस्थान में तो ये अभी 50% कर दिया गया है, कई जगह 1/3 पद है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक भी पेश किया गया था, पर 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि से लटका हुआ पड़ा है।
सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एक मत नहीं है और ये पास नहीं हो सका है। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत है। इससे ये पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मामला राजनीतिक तौर पर न उठता तो लाभ मिल पाना संभव है? अगर जातिवाद और संप्रदायवाद खराब चीज़ है तो नारीवाद क्यों अच्छी है? नारीवाद भी खराब चीज़ है। हम समाज को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर बांटने वाली हर बात का विरोध क्यों नहीं करते? नारीवाद, देखिए यहाँ पर महिला आरक्षण जो विधेयक हैं वो पास नहीं हो सका है। इस बारे में एक कार्टून बना था, वो यहाँ पर कार्टून लगा हुआ है। तो इस तरह से महिलाओं को किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है वो आज हमने देखा कि राजनीति में या घर के कामों में या कहीं भी किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है वो आज हमने देखा। थैंक यू।